हेलो क्लास 9। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। हम इस चैप्टर को बहुत इजी तरीके से समझेंगे क्योंकि इसमें न्यूटन्स के लॉज आते हैं जो कि हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम करते हैं क्लास 9 में समझने पे, पर हम बहुत इजी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि फोर्स क्या होता है। देखो, अगर हम फोर्स की डेफिनेशन की बात करें तो उसमें क्या लिखा है, अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। ठीक है, सिंपल सी बात समझो, जब भी किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं तो क्या फर्क, देखो फोर्स एक्चुअली एक इफेक्ट है जिसको हम महसूस कर सकते हैं। तो हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे अगर बॉडी चल रही होगी हमने फोर्स लगा के रोक दिया, और अगर बॉडी रुकी होगी तो हमने फोर्स लगा के उसको मोशन में लिया है। जैसे अभी ये यहाँ पे रुका हुआ है, मैं इसको फोर्स लगा के इसको मोशन में लिया है, और अगर जैसे चलते रहा मैंने रोक दिया। तो फोर्स क्या है, फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि किसी भी बॉडी की या तो मोशन को रोक चेंज करता है, या रुकी है तो मोशन में ले आता है। अगर मोशन में है तो रोक देता है, और अगर रुकी हुई है तो मोशन में ले आता है। फोर्स फिर दो टाइप्स में डिवाइडेड है, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स में क्या होता है कि हम जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती, और अनबैलेंस फोर्स में जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर देती है। जैसे ये मार्कर है, मैं इसको दीवार की तरफ को ऐसे धक्का दे रहा हूं बोर्ड की तरफ को, ये पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो ये बैलेंस फोर्स है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे खिसकाऊं ये, तो ये तो पोजीशन चेंज कर रहा है, दैट मीन्स ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक बॉक्स है, हमने इधर से फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया, दोनों साइड से बराबर फोर्स लगा तो ये कहीं नहीं जाने वाला है। लेकिन अगर हमने इधर से फोर्स बढ़ा दिया तो ये इधर को मूव कर जाएगा, जो कि कैसा फोर्स हो जाएगा, उसके बाद अनबैलेंस्ड फोर्स। उसके बाद हमें देखना है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। ठीक है, तो फोर्स की ऐसा यूनिट भी न्यूटन ही है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है, अ बॉडी इन मोशन वांट्स टू बी इन मोशन और अ बॉडी एट रेस्ट वांट्स टू बी एट रेस्ट until an external force is applied on it. That means अगर कोई बॉडी चल रही है तो वो चलते ही रहना चाहती है, अगर कोई बॉडी रुकी है तो रुके ही रहना चाहती है। कब तक, जब तक कि उस पर कोई भी बाहरी फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, जैसे कि ये मार्कर ये यही रहेगा, कब तक, जब तक का मैं से बाहर से कोई फोर्स लगा के इसको नहीं उठाऊंगा। तो न्यूटन से पहला लॉ यही है कि जो बॉडी अगर मोशन में तो मोशन में ही रहेगी, और अगर वो रुक गई तो वो रुके ही रहना चाहेगी। कब तक, जब तक आप उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे। इसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। अब लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो यही है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फिर इनर्शिया का क्या मतलब है, इनर्शिया का मतलब है, इनर्शिया किसी भी बॉडी की एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कि उसके अंदर जो भी आप चेंज करना चाहते हो उसका अपोज कर रही है। जैसे ये बॉडी अगर रुकी है, मैं क्या कर रहा हूं, इसको उठाने की कोशिश कर रहा हूं, बट ये बॉडी का मास जो है वो उसको रोकना चाहता है, यहीं पे रोकना चाहता है। ऐसे ट्रक है, बहुत बड़ा ट्रक है, आप उसको धक्का दोगे तो आपसे तो नहीं हिलने वाला वो। क्यों, क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है। तो इससे क्या हुआ, उसका इनर्शिया भी ज्यादा है। कौन सा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जहां पे वो रुका हुआ है तो उसका इनर्शिया इतना ज्यादा है कि आप उसको हिला नहीं पा रहे हो। ऐसे ट्रक चल रहा है और हम साइकिल लेके उसको रोकने की कोशिश करोगे, नहीं रुकेगा ना। क्यों, क्योंकि उसका जो मोशन के टाइम पे इनर्शिया है वो काफी ज्यादा हाई है। तो इनर्शिया क्या है, इनर्शिया जो है वो किसी भी बॉडी की एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, एक बॉडी की प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से क्या करता है, वो अपने अंदर जो भी चेंज हो रहा होता है उसको रोकने की कोशिश करता है। अब समझते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले इसमें एक वर्ड आ रहा है मोमेंटम, हम उसको समझ लेते हैं कि मोमेंटम क्या है। देखो डेफिनेशन तो हम ये लिख देते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जब आप मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, मोमेंटम निकल के आ जाएगा। वेलोसिटी मतलब स्पीड ही होती है बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। ठीक है, अब मोमेंटम को थोड़ा समझते हैं। फिर पहले देखो, एग्जाम्पल के लिए MS धोनी जो है वो बैटिंग कर रहे हैं। ठीक है, सामने से बॉल आई, ठीक, काफी स्पीड से बॉल आ रही है, अब आपको लंबा सिक्स मारना है। तो अभी ऑप्शन क्या है कि जो बैट का है, देखो ऑब्वियस सी बात है, ये बैक तो उनका बैट जो है वो हैवी है, दूसरा वो पीछे से लेके आएंगे तो एक अच्छा उसमें आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी, ये स्पीड आ जाएगी, जिससे बॉल की हिटिंग काफी दूर हो जाएगी। तो इससे क्या हो गया, एक फ्लो बन गया। फोर्स को क्या मिल गया, एक एक्स्ट्रा पावर मिल गई। ये फ्लो की वजह से उस फोर्स को एक एक्स्ट्रा पावर मिल गई। तो फोर्स को एक एक्स्ट्रा फ्यूल प्रोवाइड करने का काम किसने करा, मोमेंटम ने।
ठीक है। तो फोर्स को जो एक्स्ट्रा फ्यूल प्रोवाइड करने का काम करती है उसको आप मोमेंटम बोल देते हो। तो मोमेंटम के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो फॉर्मूला कैसे बन जाता है, P इक्वल्स टू mv, मास इनटू वेलोसिटी। ये फ्लो, ये मोमेंटम अच्छा है, कहते हैं ना यार अच्छा मोमेंटम गेन हो गया, यानी कि एक अच्छा फ्लो आ गया। वो फ्लो कैसे आया, एक तो मास, दूसरा वेलोसिटी से। ठीक है, अब ये समझो सेकंड लॉ को, क्या लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। अब ध्यान रखना सेकेंड लॉ हमको ज्यादातर भूल जाते हैं, क्या बोला, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम में जो भी चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट का मतलब जो होता है ना डिवाइडेड बाय टाइम होता है। ठीक है, जो भी मोमेंटम में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। मतलब अगर मोमेंटम तेजी से चेंज होगा तो फोर्स भी तेजी से चेंज होगा, मोमेंटम स्लोली चेंज होगा तो फिर फोर्स भी स्लोली चेंज होगा। फॉर्मूले में कन्वर्ट करके देखते हैं कि कैसे। क्या बोला, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि रेट आया था ना यहाँ पे इसलिए। ठीक है, चलो अब फोर्स प्रोपोर्शनल हटाने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट मैंने के लगा दिया। चेंज इन मोमेंटम, अब चेंज मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, तो मोमेंटम को डिनोट से कर रहे हैं पी से, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। आगे चलते हैं, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। ओके, मास अब रख दिया, मास तो वही है, अब वेलोसिटी तो बदली होगी ना, फाइनल वेलोसिटी किससे डिनोट होती है, v से, माइनस मास, इनिशियल वेलोसिटी किससे डिनोट होती है, u से। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय टाइम। पर मास तो उतना रहेगा ना, मेरा मास तो उतना ही है, मैं तेज भागूंगा और मैं फिर स्लो भागूंगा, तो वेलोसिटी बदल सकती है, मास तो नहीं बदल सकता। ओके, यहां से m आ गया कॉमन, क्या बच गया, v माइनस u, और नीचे से कितना बचा, t। यहाँ पे k की वैल्यू जो है वो 1 होती है। तो फिर अब फोर्स का फॉर्मूला क्या है, देखो, m v माइनस यू अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहलाता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे लिख दिया हमने एक्सेलरेशन। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर आपको मास दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, आप मल्टीप्लाई करो, आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, फोर्स। तो इसलिए इस सेकंड लॉ से हम यहाँ पर फॉर्मूला भी ड्राइव करते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पर लॉ कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। मतलब जिस स्पीड से मोमेंटम चेंज होगा उसी स्पीड से आपका फोर्स भी जो है वो चेंज हो जाएगा। चलो अब लास्ट लॉ को समझते हैं, और लास्ट टॉपिक भी है इस चैप्टर का, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सबसे इजी, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। दैट मीन्स मेरे पास एक बॉल है, मैं जितने तेजी से बॉल को दीवार की तरफ फेंकूंगा उतनी ही तेजी से बॉल मेरे पास वापस आएगी। स्लो फेंकूंगा, स्लो वापस आएगी, तेज फेंकूंगा, तेज वापस आएगी। यानी कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन ना। जैसे हम एक रॉकेट को देखते हैं ना, अब जो नीचे को फोर्स लगाता है तो वो ऊपर को जाता है। तो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो न्यूटन का थर्ड लॉ यही है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, चैप्टर के बस थ्योरेटिकल टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाते हैं हमारे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स हम इसमें और प्रैक्टिस हम करेंगे अभी आगे को। बाकी तुम लोग बैचेस के बारे में पूछ रहे थे, तो जो बैचेस हैं वो 1 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं नए सेशन के, तो 1 अप्रैल से तुम बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो।